मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 12th फिजिक्स से या मैं यूं कहूं जेई और नीट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आ गए हैं, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एंड लेटरल डिस्प्लेसमेंट के आने वाले फॉर्मूले का डेरिवेशन। आज ये बच्चों बात करते हैं हम यहां से हमारे पास क्या मटेरियल तैयार है और हमें क्या यहां से देखना है, कैसे हम यहां से प्रूव करेंगे, कौन सी दो बातें हमें यहां से प्रूव करनी है। तो आज पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर सरफेस एंड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो क्या बोलता है, सबसे पहले रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हमें देखना है। तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हम यहां से देखेंगे तो एबीसीडी हमने क्या किया हुआ है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब माना हुआ है। लेट एबीसीडी बी ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हमने एबीसीडी मान लिया है। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट अलोंग एमएन, एमएन के अलोंग हमने फेस एबी पे, एमएन के अलोंग हमने फेस एबी पे क्या कराई है, इंसिडेंट करवाई है एक लाइट रे को, जो कि एंगल I1 के साथ आ रही है। क्लियर है। तो I1 के साथ अगर आई है तो एयर से इसे ग्लास में जाना है। अगर एयर से ग्लास में जाना है तो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। तो नॉर्मल की तरफ बैंड होके जो एनके है वो आपकी कहलाएगी रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहलाएगी, एनके आपकी रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है। अब यहां से देखो, एनके के बाद में लाइट रे को फिर से कहां जाना है, ग्लास से एयर में जाना है। अब की बार डेंसर से कहां जा रही है, रेयरर में, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। यहां तक ये सेटअप आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। जो फर्स्ट एंगल इंसिडेंस है वो मैंने I1 लिया है और जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन का एंगल है मैंने उसे R2 लिया है। सेकंड इंसिडेंस, ये एंगल इंसिडेंस ही बनेगा इसके लिए, तो I2 लिया है। और यहां से जो रिफ्रैक्शन का एंगल है वो मैंने क्या लिया है, R2 लिया है। सेकंड रिफ्रैक्शन का एंगल मैंने R2 लिया है। क्लियर है। यहां से म्यू ए जो है वो आपका एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू जी है वो आपका ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो म्यू ए है फिर से एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मतलब जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हमने लिया है उसके चारों ओर क्या है, एयर है, क्योंकि चारों तरफ के मटेरियल पे रिफ्रैक्शन बहुत ज्यादा मैटर करता है। मैं बहुत सारे आप लोगों को वीडियो बताऊंगा जिसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन में लेकर के आऊंगा कि कई बार मीडियम के चेंज होने की वजह से जो कॉन्वेक्स है वो कॉनकेव की तरह बिहेव करने लग जाता है और जो कॉनकेव है वो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करने लग जाता है। अगर बाहर एयर नहीं है, कोई मटेरियल दूसरा है, तो फर्क पड़ता है। तो यहां से हमको ये बात देखनी पड़ेगी और यहां से हमें I1 को R2 के क्या करना होगा, I1 को R2 के इक्वल करना होगा। उससे हम ये प्रूव कर पाएंगे कि अगर ये लाइट रे अनडेविएटेड जाती MNL' जाती और जो इमर्जिंग आउट हुई है, जो इमर्ज आउट हुई है बाहर, जो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है वो है आपकी KL। तो जो KL है वो L' के क्या होगी, यहां से पैरेलल होगी। ये बात हमें पहली बात तो प्रूव करनी है, क्योंकि जब हम प्रूव करेंगे तो हम यहां से लेटरल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए K से एक MP के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जिसे हम कहेंगे KL'। आई होप सो यहां से क्लियर हुआ होगा। और KL' का जो फॉर्मूला आएगा वो आता है T sin I1 माइनस R1 अपॉन cos R1। तो हमें इस फॉर्मूले को प्रूव भी करना है। तो सबसे पहले हम यहां से प्रूव देखने जा रहे हैं फर्स्ट चीज का। फर्स्ट चीज क्या है, I1 को हमें किसके इक्वल करना है, I1 को हमें किसके इक्वल करना है, R2 के, ताकि हम क्या कर सकें, इसको पैरेलल कर सकें। मतलब कुल मिला के बाद जो है हमें यहां से जो KL है उसको पैरेलल करना है, किसके, MP के पैरेलल करना है। एक काम करते हैं, स्नेल्स लॉ लगाते हैं। एक काम करते हैं बच्चों, स्नेल्स लॉ लगाते हैं। कौन सी सरफेस पे लगा रहे हैं, कौन से इंटरफेस पे लगा रहे हैं, इंटरफेस है हमारा AB। इंटरफेस कौन सा है बच्चों, AB। अगर मैं AB पे स्नेल्स का लॉ लगाऊंगा तो मैं यहां से लिखूंगा कि म्यू ए साइन I1, क्या होता है स्नेल्स का लॉ, म्यू ए मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल दिस। तो म्यू ए साइन I1 इज इक्वल्स टू म्यू जी साइन R1। आई होप सो यहां तक समझ में आप लोगों को आया होगा। एक काम करते हैं बच्चों, म्यू ए बाय म्यू जी की यहां से वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना आ जाएगा आपका, साइन R1 बाय साइन I1 आ जाएगा। होप सो यहां तक समझ में आया होगा। अब मैं फिर से स्नेल्स लॉ लगाने जा रहा हूं। कौन से इंटरफेस पे लगाऊंगा, अब की बार आप लोगों को पता होगा इंटरफेस कौन सा होने वाला है, CD। क्योंकि जब एयर से ग्लास में एंटर करती है तो इंटरफेस AB के थ्रू करती है, और ग्लास से एयर में करती है तो इंटरफेस CD के थ्रू, फेस CD के थ्रू ये क्या करती है, रिफ्रैक्शन करती है, बैंड होती है। तो यहां से मैं लगाने जा रहा हूं, तो म्यू जी इंटू साइन I2 लगाऊंगा, म्यू जी इंटू साइन I2। आई होप सो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। म्यू जी इंटू साइन I2 इज इक्वल्स टू क्या लगाऊंगा, म्यू ए इंटू साइन R2। क्या लगाऊंगा, म्यू ए इंटू साइन R2। यहां तक आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। तो एक काम करते हैं बच्चों, यहां से भी फिर से हम म्यू ए बाय म्यू जी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो म्यू ए बाय म्यू जी की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें, म्यू ए यहां था, म्यू जी नीचे आ गया, तो साइन I2 अपॉन साइन R2। होप सो यहां तक समझ में आया होगा। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखें, इक्वेशन फर्स्ट एंड
अगर हम इक्वेशन यहां से फर्स्ट एंड सेकंड से देखें तो फर्स्ट एंड सेकंड से हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाल पाएंगे। कैसे कि भाई म्यू ए बाई म्यू जी फर्स्ट में तो कहता है कि ये इसके इक्वल है और यहां कहता है कि म्यू ए बाई म्यू जी इसके इक्वल है। इसका मतलब जो अगर यहां से अगर मैं इसको लेफ्ट में लिख दूं और इसको राइट में लिख दूं तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला हिस्सा अगर इक्वल है तो ये दोनों हिस्से आपस में इक्वल होंगे। तो मैं लिख दूंगा साइन R1 अपॉन साइन I1 इज इक्वल्स टू साइन I2 अपॉन साइन R2। लेकिन आप ध्यान से देखिए जो R1 है वो तो I2 के इक्वल है। क्यों है? क्योंकि देखो बेटा ये तो पैरेलल है ना, क्योंकि ये भी नॉर्मल है, यहां से 90 बनाएगा, यहां से ये भी 90 बनाएगा, यहां से ये भी 90 बनाएगा, यहां से ये भी 90 बनाएगा। कंफ्यूजन का कोई खेल नहीं है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है और ये लाइन इसको काट रही है। तो R1 I2 के इक्वल होगा, बट जो R1 है वो तो I2 के इक्वल है। इट मींस अगर ऐसा है तो साइन R1 भी साइन I2 के इक्वल होगा, साइन R1 भी साइन किसके इक्वल होगा, I2 के इक्वल होगा। तो आप देखेंगे कि साइन R1 साइन I2 के इक्वल है तो ये कट सकता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन I1 इज इक्वल्स टू साइन R2 के इक्वल हो जाएगा। इसे इक्वेशन थर्ड दे दो तो थर्ड इक्वेशन से साइन I1 इज इक्वल्स टू R2 के इक्वल हो जाएगा। तो साइन I1 अगर साइन R2 के इक्वल है तो यहां से साइन कैंसिल कर सकते हैं, तो I1 किसके इक्वल हो जाएगा, R2 के। और I1 अगर R2 के इक्वल है, अगर I1 R2 के इक्वल है, इसका मतलब जो आपका MP डैश है या MNL डैश P है वो KL के क्या हो जाएगा बच्चों, सिंपली पैरेलल हो जाएगा। आई होप समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। अगर ये लाइन यहां से ये एंगल इसके इक्वल हो गया है तो यहां से ये दोनों आपस में लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। अब हमें बात करनी है यहां से लेटरल डिस्प्लेसमेंट की। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट की बात करने से पहले आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, पॉज करके आप आराम से नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट की। अब सबको पता है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट यहां से KL डैश है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों, यहां से KL डैश। तो KL डैश को कैलकुलेट करने की कोशिश की जाती है, तो देखते हैं कि KL डैश को जब कैलकुलेट करते हैं तो क्या वैल्यू यहां से कैलकुलेट होती है। एक काम करते हैं, अब हम यहां से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा प्रूफ देखने जा रहे हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती है, T sin I1 माइनस R1 अपॉन cos R1। ठीक, तो सबसे पहले आप लोगों को यह समझना है कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो एक्चुअली है क्या। देखो, एंगल ऑफ डेविएशन ये होता है कि कई बार क्या होता है कि लाइट रे जैसे सीधी जानी चाहिए थी लेकिन सीधी तो नहीं गई, सीधी जानी चाहिए थी लेकिन सीधी तो नहीं गई, वो कहां हो गई, वो तो मुड़ गई, वो तो बैंड हो गई, क्योंकि बैंड रिफ्लेक्शन तो होना ही था। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होती है ना। जब ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होती है तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे जब जाती है तो वो अपने एक्चुअल पाथ से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है। तो जितनी डेविएट हुई है, अगर जाती तो ऐसे जाती, तो जितनी डेविएट हुई है वो ही एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहां से NKL डैश ट्राइंगल को देखते हैं, NKL डैश ट्राइंगल को देखते हैं। तो NKL डैश ट्राइंगल को देखा हमने, तो यहां से है आपका K, ये है आपका L डैश और ये है आपका N। ठीक है, यहां से 90 डिग्री बना हुआ है, क्लियर है। और यहां से क्या बना हुआ है आपका, डेल्टा बना हुआ है। अच्छा, डेल्टा देखो, आप मुझे बताओ कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा कि नहीं होगा। ये वाला अगर I1 है तो ये पूरा क्या रहा होगा, I1 रहा होगा, पूरा क्या रहा होगा, I1। तो I1 में से R1 जाएगा तब तो डेल्टा बनेगा। तो डेल्टा क्या है, I1 माइनस R1। तो ये टेंशन नहीं है आप लोगों को कि डेल्टा क्या है, डेल है यहां से I1 माइनस R1 ही हमारा डेल है यहां से। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ आप यहां से कि अगर आप यहां से साइन डेल्टा लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे। साइन क्या होता है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपो। क्या होता है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपो। तो ऑपोजिट साइड क्या है आपकी, KL डैश। तो ऑपोजिट साइड क्या है आपकी, KL डैश, और हाइपो आपका कितना, 90 के सामने होता है हाइपो, तो हाइपो कितना है आपका NK। ठीक है, तो जो KL डैश की वैल्यू है बच्चों वो क्या आ रही है, साइन डेल्टा इंटू NK आ रही है, साइन डेल्टा इंटू NK आ रही है। ठीक है, इक्वेशन 1 दे दी इसको। अब देखो आप यहां से NK को देखो, ये NK जो है वो NKL डैश, इसकी ही हाइपो नहीं है, वो हाइपो इसकी भी है, NN डैश K भी की भी NK ही क्या है, हाइपो है। ध्यान से देखो, ये भी क्या बनेगी, यहां से हाइपो ही बनेगी, क्लियर है। और यहां से एंगल कौन सा बन रहा है, R1 बन रहा है। तो क्या हम यहां से जो NK है
जो nk है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन nk के साथ में हमें यहां से अगर ये लेंगे, nk के साथ में अगर इसका रेशियो लेंगे तो मामला बैठेगा नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास है नहीं। ध्यान से देखिए, कोई वैल्यू इसके आसपास है नहीं, लेकिन हमें जो bc है उसकी वैल्यू हमारे पास यहां से है। bc का क्या मतलब है, bc t है, थिकनेस है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की, तो वो हमारे पास है। इसका मतलब यहां से nn डैश हमारे पास है। क्लियर है, हमारे पास यहां से nn डैश है कितना, t, तो nn डैश कितना हो जाएगा, t। तो एक काम करते हैं, यहां से cos ले लेते हैं, तो यहां से अगर cos r1 लूंगा, मैं cos r1 लूंगा तो क्या आ जाएगा, nn डैश बाय nk, क्या आ जाएगा, nn डैश बाय nk। तो जो nk की वैल्यू आएगी, nk की वैल्यू क्या आएगी, t बाई cos r1, क्या आएगी, t बाई cos r1। तो एक काम करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 से nk की वैल्यू उठाते हैं। nk की वैल्यू क्या है, इक्वेशन 2 से nk की वैल्यू है t बाई cos r1, और पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में nk की जगह तो ये क्या बन जाएगा, साइन डेल्टा, nk की जगह क्या आ जाएगा, t बाय cos r1, और यही हमारा क्या होगा, kl डैश। क्लियर है, यही होगा हमारा kl डैश। अब डेल्टा की वैल्यू डाल दो, डेल्टा की वैल्यू क्या है, i1 माइनस r1 है, तो यहां से क्या बन जाएगा, साइन i1 माइनस r1 इंटू t बाय cos r1 इक्वल टू kl डैश, और यही हमारा क्या है बच्चों, लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। होप सो आप लोगों को वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। काफी मैंने शॉर्टकट में बनाने की इसको कोशिश की है, और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देने की भी मैंने पूरी कोशिश की है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।